हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखिए, ये जो 3D और वेक्टर के जितने भी चैप्टर है, जैसे वेक्टर, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके बाद लाइन आएगा, फिर प्लेन आएगा, ये बहुत डिपेंडेंट चैप्टर है ना। तो इसीलिए मैं आपसे सजेस्ट करूँगा आपको कि ये सीक्वेंस में पढ़ो। पहले वेक्टर पढ़ो, फिर उसके बाद 3D पढ़ो, फिर उसके बाद लाइन और फिर लास्ट में प्लेन पढ़ो। इससे पहले हमने वेक्टर की सारी कंप्लीट थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने अपलोड करके रखे हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वेक्टर कंप्लीट करो, फिर उसके बाद 3D कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि 3D में भी बहुत सारी कंसेप्ट जो है मैक्सिमम वो वेक्टर की लगेंगी, तो आपको वेक्टर का नॉलेज होना तो बनता ही है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में मैं ऐसे समझता हूँ कि आपको वेक्टर आता है, आपने वेक्टर का सब कुछ पढ़ लिया है, ओके। चलो, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे पहले लेते हैं डायरेक्शंस रेशो क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशो एक एक चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला जो लेक्चर होता है वो हमारा क्या होता है, कंसेप्ट पूरी डिटेल में, फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, और फिर लेक्चर 2 जो होता है वो होता है हमारा प्रीवियस ईयर MCQ। जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे हैं, इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं। तो ये वाली वीडियो हम पूरी कंसेप्ट देखेंगे, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है हमें। तो डायरेक्शंस रेशो से पहले हम डायरेक्शंस एंगल देखते हैं, रेशो तो बाद में आएगा। तो डायरेक्शंस एंगल देखते हैं कि एंगल होता क्या है डायरेक्शंस एंगल, ठीक है। तो डायरेक्शंस एंगल इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा। अब ये होता क्या है ये देखते हैं। अब हम मान लेते हैं कि कोई हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हमें पता है कि x, y और z 3 एक्सिस होते हैं। अगर कोई लाइन है स्पेस में, सपोज ये कोई लाइन है L, ये कोई लाइन है L। अब ये लाइन क्या कर रही है, हर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, मतलब x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। जैसे x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको हमने बोल दिया अल्फा, फिर जो y एक्सिस के साथ बना रही है उसको हमने बोल दिया बीटा, और z एक्सिस के साथ जो बना रही है उसको बोल दिया हमने गामा। तो व्हाट इज डायरेक्शन रेशो? डायरेक्शंस एंगल आर द एंगल मेड बाय लाइन with x axis, y axis and z axis, and directions angle are denoted by alpha, beta and gamma, okay। तो अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगल विथ x एक्सिस, फिर बीटा क्या चीज है, एंगल विथ y एक्सिस, ओके। और फिर जो गामा होगा वो क्या होगा, एंगल विथ z एक्सिस, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और अल्फा, बीटा, गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब ये था ऑल अबाउट डायरेक्शंस एंगल। उसके बाद नेक्स्ट होता है डायरेक्शन कोसाइन। ये बहुत सिंपल टर्म है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन आर डिनोटेड बाय LMN, L, M, ओके। अब ये होते क्या है ये समझते। तो अल्फा, बीटा, गामा ये क्या था हमारे लिए, डायरेक्शन एंगल्स थे। अब इनका ही मुझे कोसाइन लेना है। अब कोसाइन लेना है मतलब क्या, इनका कॉस लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब क्या कि कोई अल्फा है, कोई बीटा है और कोई गामा है। तो अल्फा का मुझे कॉस लेना है, फिर बीटा का भी मुझे कॉस लेना है, गामा का भी मुझे कॉस लेना है, मतलब कोसाइन लेना है। तो ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की जो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, कॉस अल्फा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, सिमिलरली कॉस बीटा की भी और कॉस गामा की भी, ये जो वैल्यू आएगी उसको हमने नाम दिया डायरेक्शन कोसाइन। और उसको हमने डिनोट किया। हर बार कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लिखने में मुझे तकलीफ होगी या फिर बड़ा लगेगा, तो मैं उसे शॉर्टकट में लिखने के लिए L लिखता हूँ, इसके लिए M लिखता हूँ और इसके लिए N लिखता हूँ। तो व्हाट इज LMN? LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन। और वो क्या होते हैं, जो कि हमारे डायरेक्शंस एंगल थे अल्फा, बीटा, गामा, उनका क्या लेना है, हमें कॉस लेना है। हमें एक 3 पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, वो 3 पर्टिकुलर वैल्यू इस लाइन की क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइन होगी। अब यहाँ पे डायरेक्शंस कोसाइन यूनिक होते हैं। ये एक चीज़ हमें याद रखने हैं कि नोट करना है हमें कि डायरेक्शंस कोसाइन ज़्यादा नहीं हो सकते, वो यूनिक होती है।
डायरेक्शन कोसाइन आर यूनिक ऑफ लाइन। ठीक है, किसी लाइन के डायरेक्शंस कोसाइन कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एल एम एन का रिलेशंस क्या होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा? रिलेशंस बिटवीन डायरेक्शंस कोसाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। अब मान लेते कि एल एम एन किसी लाइन के डायरेक्शंस कोसाइन है, तो इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो इन तीनों में आपस में रिलेशन होना चाहिए, तीनों के स्क्वायर की एडिशन 1 आना चाहिए। मतलब क्या? एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, आंसर 1 आना चाहिए। मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर आंसर 1 आता है तभी जाके वो किसी लाइन के डायरेक्शंस कोसाइन हो सकते हैं। अगर आंसर 1 नहीं आया तो वो डायरेक्शंस कोसाइन नहीं होंगे। एल मतलब क्या होगा? कॉस अल्फा। तो इसी को हम लिखने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ओके, दोनों चीज एक ही है। यहाँ पे मैंने एल एम एन रख दिया और यहाँ पे अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये लिख दिया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें याद रखनी है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका आंसर कितना आना चाहिए? तो 1 आना चाहिए। 1 अगर आया तो ही वो तीन जो नंबर होंगे वो किसी लाइन के डायरेक्शंस कोसाइन हो सकते हैं। 1 नहीं आया तो डायरेक्शंस कोसाइन नहीं होंगे। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेंगे हम कि यहाँ पे 3 एंगल दिए हैं, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 60 डिग्री। डिग्री में गिवन है एक एंगल है 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस एंड अगेन 60 डिग्री विथ जेड एक्सिस, और हमें निकालना है इनका डायरेक्शंस कोसाइन निकालना है। तो ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा और ये हुआ गामा। डायरेक्शंस कोसाइन आर डिनोटेड बाय एल एम एन। तो एल क्या होगा? कॉस अल्फा। तो एल क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। अल्फा कितना है यहाँ पे? पहली वैल्यू अल्फा मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वो 45 है। तो कॉस 45 कितना होगा? 1/√2। फिर मुझे m निकालना है, तो m क्या होगा? अगेन कॉस बीटा। बीटा क्या होगा? 60 डिग्री, और कॉस 60 कितना होता है? हाफ। और जो n होगा, n इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस गामा, और गामा की वैल्यू कितनी है? z एक्सिस के साथ 60, वो कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे एल एम एन मतलब डायरेक्शंस क्वेश्चन क्या है? 1/√2, फिर m की वैल्यू 1/2 और n की वैल्यू 1/2। ये क्या मिले हमें? डायरेक्शंस कोसाइन। क्या इनके स्क्वायर की एडिशन 1 आएगी? बिल्कुल आएगी, हम चेक करके भी देखेंगे। तो ये हुआ L, ये हुआ M, ये हुआ N। तो इसका स्क्वायर क्या मिलेगा? 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। हमें चेक करना है। 1/√2 का स्क्वायर होगा हाफ, प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये 1/4। 1/4 प्लस 1/4 2/4 मतलब 1/2, और ये अगेन 1/2। आंसर कितना मिलेगा? 1/2। इसका मतलब ये जो आए 45, 60 एंड 60 डिग्री जो एंगल आए किसी लाइन के, वो वैलिड है। अगर ये 1 नहीं आता था तो ये वैलिड नहीं होता था। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फिर ऐसे बोलेगा कोई 4 ऑप्शंस हो गए और नीचे में से कौन से डायरेक्शंस कोसाइन हो सकते हैं, तो हमें करके देखना है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर जिस लाइन के लिए 1 आया वो क्या हो गया? डायरेक्शंस कोसाइन। या फिर एंगल के लिए भी क्वेश्चंस आ सकता है, क्या भाई ये एंगल किसी लाइन के हो सकते हैं? तो हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले डायरेक्शंस एंगल पर से उनके डायरेक्शंस कोसाइन निकालना होगा, एल एम एन, और फिर उसके बाद एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू चेक करना होगा। अगर 1 आती है तो वो डायरेक्शंस एंगल होगे, अदरवाइज वो डायरेक्शंस एंगल नहीं होगे। एक नोट आप लोगों को याद रखनी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे एक हम नोट लिखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस वो कितना होगा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। तो क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल करता है? 0, वाई एक्सिस के साथ 90 और जेड एक्सिस के साथ 90। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1, कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0, और अगेन कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए? 1, 0, 0। ये था नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस के बाद वाई एक्सिस।
तो y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, अगर y एक्सिस का निकालना है तो अल्फा कितना हो जाएगा, x एक्सिस के साथ y एक्सिस क्या एंगल बनाते हैं 90, तो cos 90 कितना हो जाएंगे 0। फिर y एक्सिस के साथ खुद y एक्सिस क्या बनेगा, बीटा क्या बनेगा यहाँ पे 0, तो cos 0 कितना बनेगा 1। और फिर z एक्सिस के साथ जो y है वो 90 बनाता है, तो cos 90 अगेन 0। तो y एक्सिस के जो हमें डायरेक्शंस कोसाइन मिले वो क्या मिले 0 1 1। और फिर लास्ट में थर्ड पे आता है डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ z एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस, तो वो क्या हो गए 0 0 1। ठीक है, तो ये तीनों चीज हमें याद रखनी है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये 1 0 0 y एक्सिस के लिए 0 1 0 और z एक्सिस के लिए क्या होगा 0 0 1 ये होगा। ठीक है, ये था डायरेक्शंस एंगल और डायरेक्शंस कोसाइन। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशो की। डायरेक्शन रेशो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्शंस एंगल, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शंस कोसाइन, इतने सारे टर्म्स रिलेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं डिटेल में समझा दूंगा आपको भी क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो मज़ा आ जाएगा पूरा, कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो डायरेक्शंस रेशो इट इज डिनोटेड बाय ए बी एंड सी। ओके, और ये होते क्या है, कोई भी 3 रियल नंबर होते हैं और ये लाइन के लिए होते हैं 3 नंबर, और इनकी खासियत क्या होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है कि जो हमारे डायरेक्शंस कोसाइन थे L, M और N, उनके साथ ये प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब क्या कि अगर मैं डिवाइड करूँ A से, इसको डिवाइड करूँ B से और इसको डिवाइड करूँ C से, तो इनका जो रेशियो आएगा L/A, फिर M/B और N/C, ये तीनों का भी सेम आने वाला है और वो कांस्टेंट होगा, मान लेंगे लैम्डा। तो डायरेक्शंस रेशो क्या है, डायरेक्शंस रेशो आर द 3 रियल नंबर विच आर प्रोपोर्शनल विथ डायरेक्शंस कोसाइन। और एक लाइन के लिए कितने डायरेक्शंस रेशो हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, 3 रियल नंबर ही तो हैं और वो रियल नंबर प्रोपोर्शनल में होने चाहिए, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो डायरेक्शंस कोसाइन यूनिक हो गए लेकिन डायरेक्शंस रेशो इनफाइनाइट हो गए, ये चीज हमें याद रखनी है। तो डायरेक्शंस रेशो बहुत सारे होते हैं किसी लाइन के लिए। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शंस रेशो और डायरेक्शंस कोसाइन इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शंस कोसाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शंस कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शंस कोसाइन क्या हो गया LMN और डायरेक्शन रेशो क्या हो गया ABC। अगर हमें पता है ABC, अगर पता है मुझे A की वैल्यू और B की वैल्यू मुझे पता है, दीज आर द गिवन टर्म्स, और मुझे फाइंड करना है LMN। तो L कैसे फाइंड करेंगे, L इक्वल्स टू प्लस माइनस A डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद M इक्वल्स टू क्या होगा, M इक्वल्स टू प्लस माइनस B डिवाइडेड बाय अंडर रूट अगेन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। L हो गया, M हो गया, अब क्या होगा N। तो यहाँ से पता ही लग गया होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा C डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके, ये हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शंस कोसाइन। कब फाइंड कर सकते हैं, जब हमें क्या पता होगा, डायरेक्शंस रेशो अगर हमें गिवन हो गए ABC, वहां से हम डायरेक्शंस कोसाइन की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए, तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि सपोज मान लेते हैं कोई पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, और एक दूसरा पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लाइन AB मिलेगी जब हम दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, और उस लाइन AB के डायरेक्शंस रेशो क्या होंगे वो हमें फाइंड करना है। डायरेक्शंस रेशो मतलब A निकालना है, B निकालना है और C निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे A कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1, B कैसे निकलेगा y2 माइनस y1, और C कैसे निकलेगा z2 माइनस z1। तो डायरेक्शंस रेशो
अगर हमें निकालना है किसी लाइन के और उस लाइन के कोई भी 2 पॉइंट हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, ए निकालना है तो x कोऑर्डिनेट की सब्ट्रैक्शंस, b निकालना है तो y कोऑर्डिनेट की सब्ट्रैक्शंस, अगर c निकालना है तो z कोऑर्डिनेट की हम सब्ट्रैक्शंस करना है। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, a, b और c पता चलेगा। अब हमें सवाल में अगर पूछा गया है कि डायरेक्शंस कोसाइन निकालो तो हम यहाँ से L का फॉर्मूला जो अभी हमने देखा था प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट वाला, वहाँ से L, M और N आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उस चीज़ में हम समझेंगे कि कैसे वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कनेक्टेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा, अगर आप उसे समझते हो तो आपके लिए 3D कुछ भी नहीं होगा। आप कोई भी क्वेश्चंस मतलब तुरंत समझ जाओगे, उसको करने में आपको भी मज़ा आएगा अगर आप 3D और वेक्टर को समझते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डायरेक्शंस रेशो और डायरेक्शंस कोसाइन ये वेक्टर में क्या इंडिकेट करता है। तो मान लेंगे कोई एक पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट है A 1 2 3 और एक पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट है 3 4 और 5। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम निकाल के दिखाऊँ तो यहाँ पे होगा A और यहाँ पे होगा B, तो दीज आर द AB। ओके, और ये AB होगा। अब हमें क्वेश्चंस है फाइंड है वेक्टर AB, फिर वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड। आई होप कि आप वेक्टर पढ़ा होगा आपने। वेक्टर AB, फिर वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर AB के डायरेक्शंस मतलब यूनिट वेक्टर। ओके, ये फिर लाइन AB का डायरेक्शंस रेशो, लाइन जो AB है उसके डायरेक्शन रेशो, और लाइन AB के डायरेक्शंस कोसाइन भी पूछा है। ये इतनी सारी क्वांटिटी जो है वो हमें फाइंड करनी है। क्या क्या, वेक्टर AB, फिर वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड, फिर AB की जो डायरेक्शंस होगी मतलब यूनिट वेक्टर बोलते हैं उसे वो, और डायरेक्शंस रेशो AB के और डायरेक्शंस कोसाइन L, M, N इतने सारे फाइंड करने। ये होगा हमारा x एक्सिस, ये होगा हमारा y एक्सिस और ये होगा हमारा z एक्सिस। जब हम इसको ड्रॉ कर कनेक्ट कर लेते विथ ओरिजिन तो ये होगा पोजीशन वेक्टर वेक्टर A और ये होगा पोजीशन वेक्टर वेक्टर B। A के कोऑर्डिनेट है 1 2 3 और B के कोऑर्डिनेट है 3 4 5। अब हमें सबसे पहले निकालना है वेक्टर AB। तो हाउ वी कैन फाइंड द वेक्टर AB, बहुत सिंपल है, B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, ऐसे फाइंड करेंगे। तो B क्या बनेगा, वेक्टर B यहाँ से 3i प्लस 4j प्लस 5k, और वेक्टर A क्या बनेगा i प्लस 2j प्लस 3k। तो B माइनस A क्या होगा, 3 माइनस 1 2i, 4 माइनस 2 दैट इज 2j, और ये भी कितना बनेगा 2k। दिस इज व्हाट वेक्टर AB। ओके, तो पहली टर्म्स तो यहाँ से निकल गए वेक्टर AB। अब वेक्टर AB का हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, I, J और K के जो कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर करके उनके एडिशन और उनका स्क्वायर रूट लेना है। तो वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड कैसे लेना है, स्क्वायर रूट में I का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, J का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर और K का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 12, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 रूट 3। 4 रूट 3 का मतलब 4 बाहर आएगा तो 2 रूट 3। ये हमें मिला क्या, वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालना है वेक्टर जो AB होगा उसकी डायरेक्शंस मतलब यूनिट वेक्टर, वो कैसे फाइंड करेंगे। वेक्टर AB का हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो क्या होता है, वही वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला हमने देखा था, किसी भी अगर यूनिट वेक्टर को हमें निकालना है तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका ही क्या करना होगा हमें, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर AB कितना है, तो यहाँ पे 2i प्लस 2j प्लस 2k, तो 2i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितने यहाँ आया 2 इंटू रूट 3। जब मैं सबको मतलब सेपरेट कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 2 कैंसिल होगा। जब सेपरेट करूंगा तो यहाँ पे 1 अपॉन रूट 3i प्लस 1 अपॉन रूट 3j प्लस 1 अपॉन रूट 3k, ये मिला। ये क्या मिला मुझे, ये मिला मुझे यूनिट वेक्टर। ओके, क्या है मतलब यूनिट वेक्टर। ये क्या मिला मुझे, वेक्टर AB मतलब फुल वेक्टर, और ये क्या मिला मुझे, मैग्नीट्यूड। अब ये भी हो गया। अब मुझे फाइंड करना है रेशो, लाइन जो AB है उसके रेशो। A के कोऑर्डिनेट पता है, B के कोऑर्डिनेट वो भी पता है। तो अभी हमने देखा A मतलब x2 माइनस x1, B मतलब y2 माइनस y1 और C मतलब z2 माइनस z1। तो यहाँ पे A कैसे मिलेगा, अगेन वही फॉर्मूला x2 माइनस x1। B कैसे मिलेगा, यही फॉर्मूला, और C कैसे मिलेगा। तो A के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 z1 बोलेंगे और B के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 z2 बोलेंगे। तो A कैसे मिलेगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। B कैसे मिलेगा हमें
y2 माइनस y1, तो y2 4 माइनस 2 दैट इज 2, और c कैसे मिलेगा हमें, अगेन z2 माइनस z1, z2 मतलब 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो a की वैल्यू मिली 2, b की वैल्यू मिली 2 और c की भी वैल्यू मिली मुझे 2। अब मुझे चाहिए, रेशो तो हो गए, अब मुझे चाहिए कोसाइन। कोसाइन कैसे निकलते हैं, मुझे ए बी सी पता है, एल एम एन फाइंड करना है। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, तो एल कैसे फाइंड करेंगे हम, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके। तो हमें ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी पता है, तो क्या होगा, ए अपॉन अंडर रूट मतलब 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हुआ 12। 12 को अभी हमने क्या लिखा था 2√3, तो इसका आंसर कितना आएगा 2√3, है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे 2 गेट कैंसिल, तो एल कितना आएगा 1/√3। एम अगर मुझे निकालना है तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो बी कितना है 2, तो 2 अपॉन अंडर रूट वही चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वही आएगा √12। तो √12 को हम क्या लिखेंगे 2√3। तो यहाँ पे अगेन 2 गेट कैंसिल, तो m की वैल्यू कितने, अगेन यहाँ पे 1/√3, l आया 1/√3, m आया 1/√3 और n कितना आएगा, वो भी आएगा 1/√3। जब आप खुद कैलकुलेट कर लेना, वो भी ऐसे। n के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो c की भी वैल्यू कितना है 2 ही है, और अंडर रूट में नीचे कितना आ रहा है √12, तो ये 2 गेट कैंसिल, तो वो भी कितना है 1/√3। अब सवाल आता है कि ये क्वेश्चंस मैंने क्यों करवाया आपसे, तो इससे मुझे क्या दिखाना था। तो देखिए वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ध्यान से देखिएगा मुझे क्या समझाना है। अब देखिए जो वेक्टर ए बी आया था, तो वेक्टर ए बी क्या था, कोई भी एक फ्री वेक्टर था। तो बराबर देखिए फ्री वेक्टर कितना आया था 2i प्लस 2j और 2k, और जो वेक्टर ए बी आया था उसके i और j और k के कोएफिशिएंट देखिए, a का कोएफिशिएंट 2, b j का i का कोएफिशिएंट 2, j का कोएफिशिएंट 2 और k का भी कोएफिशिएंट 2। अब इसको देखने के बाद रेशो देखिए, डायरेक्शन रेशो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 2। मतलब क्या, यहाँ से क्या समझाना है मुझे कि जो वेक्टर में जो फ्री वेक्टर होगा उसके जो i, j और k के जो कोएफिशिएंट होंगे वही 3D में जाके क्या बनते हैं, डायरेक्शन रेशो बनते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्शन रेशो होते हैं 3D में, वही वेक्टर में क्या होते हैं, फ्री वेक्टर के i, j और k के कोएफिशिएंट। मतलब यहाँ से अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई कोई वेक्टर है उसके i, j के कोएफिशिएंट है 1 2 3, मतलब 1i 2i प्लस 1i प्लस 2j प्लस 3 के कोई वेक्टर है, उसके मुझे डायरेक्शन रेशो निकालना है। तो आप सिंपल क्या बोलेंगे सर 1 2 3। समझ में आई चीज़ें, जो वेक्टर में फ्री वेक्टर के i और j और k के कोएफिशिएंट होंगे वही जाके 3D के कौन होगा, डायरेक्शन रेशो होंगे। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ समझिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यूनिट वेक्टर को देखिए, ये है हमारा यूनिट वेक्टर, इसी का नाम डायरेक्शंस है। इसके i, j और k के कोएफिशिएंट देखिए, i का कोएफिशिएंट कितना है 1/√3, j का कोएफिशिएंट 1/√3 और k का भी कोएफिशिएंट कितना है 1/√3। अब मुझे क्या करना है, जो कोसाइन आए थे डायरेक्शंस कोसाइन, उसकी वैल्यू देखो। तो l की वैल्यू कितनी आई 1/√3, m की वैल्यू कितनी है 1/√3 और n की वैल्यू कितनी है 1/√3। इसका मतलब डायरेक्शंस कोसाइन और यूनिट वेक्टर में आपस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, जो यूनिट वेक्टर के i, j और k के कोएफिशिएंट होंगे वही क्या होंगे, उस लाइन के डायरेक्शंस कोसाइन होंगे। जो i का कोएफिशिएंट होगा वही l होगा, जो j का कोएफिशिएंट होगा वही m होगा और जो k का कोएफिशिएंट होगा वही क्या होगा, n होगा। यहाँ पे जो i का कोएफिशिएंट होगा, फ्री वेक्टर में बोल रहा हूँ, जो i का कोएफिशिएंट होगा वो a होगा, जो j का कोएफिशिएंट होगा वो b होगा और जो k का कोएफिशिएंट होगा वो c होगा। अब यहाँ पे बाय चांस सब सेम आ गए i और j और k के कोएफिशिएंट, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो i का कोएफिशिएंट होगा वो a, जो j का कोएफिशिएंट होगा वो b और जो k का कोएफिशिएंट होगा वो c, किस में, फ्री वेक्टर में। जब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर का जो i का कोएफिशिएंट होगा वो होगा l, j का कोएफिशिएंट m और k का कोएफिशिएंट n होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो आपके लिए मतलब 3D कुछ भी नहीं है, बहुत आप मतलब आग लगा दोगे 3D में। अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप तुरंत क्वेश्चंस को उड़ा दोगे, पढ़ते से ही मतलब आप कैलकुलेशन भी ज़्यादा करने में समय नहीं गवाएंगे। जैसे ही आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, आप या फिर वेक्टर से या फिर 3D से कहीं से भी आप क्वेश्चंस मतलब सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी।